नेपाल में केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया। फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पर लाते पड़ी। अन्य कैबिनेट के मंत्रियों के साथ भी जो व्यवहार हुआ वो एक हैरानजनक करने वाली परिस्थिति है। पर जो चीज़ नेपाल में हुई उसका एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी हमें बांग्लादेश में भी दिखती है, और जो चीज़ बांग्लादेश में हुई उसकी एक सिमिलैरिटी हमें श्रीलंका में दिखती है, और जो चीज़ श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल में हुई उसकी सिमिलैरिटी हमें पाकिस्तान में भी दिखती है। तो क्या यहाँ पर जो गेम प्लान खेला जा रहा है, भारत के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं जिस तरीके से उनको डिस्टेबलाइज किया जा रहा है, क्या उससे भारत को ये एक हिंट देने की कोशिश है कुछ बड़ी शक्तियों की कि देख लीजिए जो आपके आसपास हो रहा है कल वो आपके यहाँ भी हो सकता है? इन चीज़ों को समझने के लिए आज इस वीडियो में एक लार्जर पिक्चर को देखने की आवश्यकता है। अमेरिका बड़े लंबे समय से चाइना को काउंटर करना चाहता है। चाइना को काउंटर करने की अंडरस्टैंडिंग अमेरिका में 2007 या 8 के बाद आई। 2007-8 इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2001 में जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया। अफ़गानिस्तान को इन्वेड करने के बाद 2003 में उसने इराक को इन्वेड किया। अफ़गानिस्तान और इराक में बेतुकी लड़ाई लड़ने के बाद 2007-8 तक अमेरिका ने कई ट्रिलियन डॉलर खर्च दिए, जिससे कि उसको ये समझ आ गया कि वो अचीवमेंट करने की कोई भी परिस्थिति वहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाई। और जब रिसोर्स का इतना ड्रेन हो गया कि 2007-8 में जब अमेरिका के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उस समय जब अमेरिका वर्ल्ड में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के परिस्थिति में नहीं था, तो उस समय ग्लोबल लीडरशिप की कमान चाइना ने संभाली। चाइना ने अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो वेट कर रहा था कि अमेरिका का एक क्राइसिस पोजीशन आए जिसको वो प्रयोग करके और अमेरिका के कंधे पर बंदूक रखते हुए वो ग्लोबल लीडरशिप की ओर बढ़े। 2007-8 से जब से अमेरिका का डिक्लाइन चालू हुआ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप की इकोनॉमीज़ के इंटीग्रेशन के कारण 2010-11 में जब यूरोजोन क्राइसिस आया, ये पूरा एक पीरियड था जब चाइना ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक ग्लोबल लीडरशिप की कमान संभाली। चाइना 2014 तक इस ग्लोबल लीडरशिप की कमान को एक दिशा और एक डायरेक्शन दे पाया जब उसने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया, और 2015 में एक साल के बाद उसको रिफाइन करते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया। चाइना और यूएस की राइवलरी तब से सीमेंट हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिका को अब ये समझ आ गया कि मेरा अगर कोई सबसे बड़ा एडवर्सरी यानी कि कोई वैरी है तो वो है चाइना। अमेरिका ने चाइना को टैकल करने के बहुत सारे तौर तरीके समझने की कोशिश करी। कोल्ड वॉर के इतिहास, शीत युद्ध के इतिहास में भी झांका, देखा कि चाइना को आफ्टर ऑल कौन सी चीज़ इरिटेट करती है। अमेरिका के मन में दो चीज़ें बड़ी स्पष्ट हुई। पहली चीज़ ये थी कि चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ का एक डायनामो है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे बहुत फोकस करता है, और चाइना जब इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करता है तो अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी थी उसने ये चीज़ को समझा कि ये चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ तभी कर पाएगा जब चाइना अपने हिसाब से अपनी पेरिफेरी को स्टेबलाइज कर पाएगा। ये दो पॉइंट्स को समझिए। अमेरिका को ये समझ आया कि चाइना जब इकोनॉमिक ग्रोथ करता है तो वो डेलिबरेटली चाहता है कि उसके आसपास की जितनी पेरिफेरल टेरिटरीज़ हैं वो सारी की सारी स्टेबल रहें। पेरिफेरी की किसी टेरिटरी में कोई भी प्रकार का ऐसा काम ना हो कि जहां अमेरिका के समर्थन से कोई सरकार बन जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो चाइना की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है उसमें चाइना को ये लगता है कि हमारे ऊपर अमेरिका हमारे पेरिफेरी में यानी कि हमारे बिल्कुल बाजू में, हमारे बगल में आकर, हमारे बॉर्डर के पास आकर हम पे नज़र रखा हुआ है। चाइना कुछ आप सोच के देखिए कि इस प्रकार की शाई कंट्री है कि उसको ये देख के लगता है कि अगर मुझे कोई देख रहा है तो मेरी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका ने ये रणनीति 2015 से लेकर 2020 तक फाइन ट्यून करी कि अगर मुझे चाइना को टैकल करना है तो उसके लिए चाइना की जो पेरिफेरी है यानी कि चाइना के जितने नेबर्स हैं उन नेबर्स को कहीं ना कहीं अपने शिकंजे में लाना होगा। अब यहाँ पर चाइना का सबसे बड़ा नेबर था भारत। 2015 से 20 तक की अगर आप इंडिया यूएस रिलेशनशिप की हिस्ट्री देखो तो अमेरिका ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को एलिवेट करने की कि भारत एक क्रेडिबल प्लेयर बन के चाइना के सामने एक टक्कर देने की पोजीशन में आ जाए। वो चाहे 2015 से 20 भारत के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट्स हों, 2015 से 20 वो चाहे फॉर दैट मैटर सबसे इम्पॉर्टेंटली
इंडो पैसिफिक में भारत को एक प्रसिद्ध रोल प्ले करने की सिचुएशन हो, हर एक सिनेरियो में अमेरिका ने ये कोशिश करी कि भारत को उस लेवल पर हम प्रिपेयर करें कि कल को भारत की टेरिटरी का प्रयोग करके हम एंटी चाइना ऑपरेशंस और कोवर्ट ऑपरेशंस चला सकते हैं। भारत ने अमेरिका के साथ इंगेज ज़रूर किया, पर अमेरिका को बार बार ये चीज़ जताई कि हम आपके काउंटर चाइना थ्योरी के साथ नहीं हैं, हम चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आया, पर अमेरिका को ये लगता था कि नहीं, भारत के साथ एंगेजमेंट डीपन करते रहिए, चाहे वो इंडो पैसिफिक लेवल पर हो, डिफेंस लेवल पर हो, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ लेवल पर हो, इनका मन कहीं ना कहीं बदलेगा। अमेरिका की गलती ये थी कि वो भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो कोर प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसको नहीं समझ पाया कि हम आपसे इंगेज ज़रूर करेंगे, लेकिन हम आपको अपनी टेरिटरी की खुली छूट देकर किसी दूसरे कंट्री को काउंटर करने की परिस्थिति नहीं देंगे। भारत अपने इतिहास से ये चीज़ सीख चुका है। भारत के इतिहास में 1950 का 1950s का जो डेकेड था, उस डेकेड में भारत ने अमेरिका को अपनी टेरिटरी एक पूरा खुला प्लेग्राउंड बनाकर दे दी थी। उस खुले प्लेग्राउंड में अमेरिका को ये बात बोल दी थी कि आप आइए और यहाँ पर रहकर चाइना के खिलाफ कोई भी गतिविधि कीजिए। 1950s में भारत के टेरिटरी के अंदर CIA ने आकर तिब्बत में जिस प्रकार के ऑपरेशंस रन करे, उसका खमियाजा अमेरिका को नहीं बल्कि भारत को 1962 के क्लैश में भुगतना पड़ा। अमेरिका वहाँ से तो यू टर्न मार के भाग गया था, पर कॉन्सिक्वेंस हमें झेलना पड़ा। इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने उस दिन ये ऐतिहासिक तौर पर कसम खा ली थी कि अमेरिका को अपनी टेरिटरी का दुरुपयोग करने की परिस्थिति हम कभी नहीं देंगे। 2022 तक अमेरिका का यही रवैया था कि भारत के साथ एंगेज करो, इनको हम प्रयोग करेंगे एंटी चाइना ऑपरेशंस के लिए। वो चीज़ नहीं हो पाई, तो 2023 में अमेरिका ने अपने रंग दिखाने शुरू करे। उन्होंने फिर अपनी नज़र बांग्लादेश की ओर करी। बांग्लादेश में जाकर उन्होंने सबसे पहले ये बात बोली शेख हसीना के रेजिम को कि देखिए, आपके पास एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, आप वो सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दीजिए, हमें वहाँ पर एक मिलिट्री बेस बनाना है, जिससे कि जाहिर सी बात है हम एंटी चाइना ऑपरेशंस रन कर पाएंगे। शेख हसीना ने उस चीज़ को मना कर दिया। जब शेख हसीना ने उस चीज़ को मना किया, खमियाजा ये हुआ कि बांग्लादेश में एक प्लेबुक रची गई। प्लेबुक ये थी कि CIA की तरफ से जॉर्ज सोरोस का पैसा लगाकर वहाँ पर अमेरिकन डीप स्टेट का एक प्रोडक्ट मोहम्मद यूनुस, उसको एक लीडरशिप की कमान देकर सबसे पहले स्टूडेंट मूवमेंट मैन्युफैक्चर करके आर्टिफिशियल ग्रीवेंसेस उनके साथ जोड़ के एक रेजीम चेंज वहाँ पर किया गया। 2022-23 से ये जो परिस्थिति बांग्लादेश में पैदा हुई, जो 2024 में फाइनली एग्जीक्यूट की गई। 2024 में जब बांग्लादेश में ये रेजीम चेंज हुआ तो अमेरिका को एक टूल किट मिल गया कि हमारे पास सोशल मीडिया से यूथ को जोड़ना और यूथ प्लस सोशल मीडिया का प्रयोग करके सबसे बड़ी बात रेजीम चेंज करना अब कोई मुश्किल काम नहीं। ये जो अमेरिका ने एक कॉकटेल फार्मूला निकाल लिया, अब क्वेश्चन ये था कि इस फार्मूला को भारत में कैसे अपनाएं। भारत में इतने बड़े देश में ये अपनाने की पॉसिबिलिटी तो थी नहीं, पर सिचुएशन अवेलेबल थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अमेरिका ने उस समय रेजीम चेंज के बजाय भारत में रेजीम डिग्रेडेशन किया। इस रेजीम डिग्रेडेशन में एक वाइट टी-शर्ट मूवमेंट ऑर्केस्ट्रेट की गई। एक सेपरेट वीडियो, लंबा वीडियो मैं आपको बनाकर पूरी इस प्रोसेस की डिटेल्ड थ्योरी बताऊंगा कुछ ही दिनों में कि किस तरीके से भारत के अंदर इस समय अमेरिका की CIA एक डीप ऑपरेशन रन कर रही है, रेजीम को डिस्टेबलाइज करके, डिजेनरेट करके, रेजीम को डिग्रेड करके इवेंचुअली चेंज करने की। वो एक सेपरेट वीडियो का विषय है, पर आप कॉन्सेप्ट समझिए। बांग्लादेश में रेजीम चेंज हुआ और भारत में रेजीम डिग्रेडेशन शुरू हुआ। ये दोनों कॉम्बिनेशन साथ साथ 2024 से चलते रहे। बांग्लादेश की क्या परिस्थिति है आज पूरी दुनिया जानती है। बांग्लादेश का क्या हालात है इस समय सारी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब नेपाल कैसे इस परिस्थिति में फंसा। नेपाल की अगर आप सिचुएशन को देखें तो आपको दो चीज़ें समझ आएंगी। पहली चीज़ कि नेपाल में जब से ट्रांजिशन हुआ है डेमोक्रेसी की ओर, 2006 से 8 में जो नेपाल में सिविल वॉर हुई, 2008 से 14 जो नेपाल में 2008 से 14 के पीरियड में जब नेपाल ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की कोशिश करी, तो उस पूरे पीरियड में कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ थीं
जिन्होंने पहली बात तो नेपाल में एक एज ओल्ड इंस्टीट्यूशन जो मोनार्की का था, उस मोनार्की के इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा, एक कॉन्स्पिरेसी रची। आप एक चीज़ को समझिए, 2008 से 2014 तक नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस चल रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मोनार्की थी। पॉलिटिकल पार्टीज़ मोनार्की को बार बार ये कहती थी कि आपको एक सेरिमोनियल रोल के तहत रहना है। मोनार्की इस बात से वाकिफ़ थी कि हम सेरिमोनियल रोल को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ? इस कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उन्होंने मोनार्की को इस कॉन्फिडेंस में लेते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन इवेंचुअली बनाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद मोनार्की को उन्होंने साइडलाइन कर दिया। और मोनार्की ने भी बहुत इम्पोर्टेंटली किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया। मोनार्की यानी कि जो वहाँ का राजतंत्र था, वो सुख शांति से और एकदम चुपचाप तरीके से साइडलाइन हुआ, क्योंकि उसने उस समय बोला कि ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो गलत है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के टाइम पे अग्रीमेंट ये हुआ था कि राजतंत्र यानी कि जो मोनार्की है वो एक सेरिमोनियल रोल प्ले करेगी, लेकिन आप हमें सेरिमोनियल रोल से भी डिप्राइव करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम साइडलाइन हो जाएंगे, आप आइए। और 2015 से 2015 से जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई, तो डेमोक्रेसी इस प्रकार की थी अनफॉर्चुनेटली कि वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो चाहे लेफ्टिस्ट हों, वो चाहे सेंट्रिस्ट हों, वो चाहे राइटिस्ट हों, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेपाल में हो, हर पार्टी 3 भागों में बट गई। एक पार्ट हर पार्टी में था, एक वर्ग, एक ग्रुप ऐसा हर पार्टी में था जो प्रो इंडिया था। एक वर्ग ऐसा था हर पार्टी के अंदर जो प्रो चाइना था। और एक ग्रुप और एक वर्ग हर पार्टी में ऐसा था जो प्रो यूएस था। किसी भी पार्टी के अंदर किसी भी एक कंट्री का डोमिनेंस नहीं हो पाया। इसका खमियाजा ये हुआ कि 2015 से 2020-21 तक नेपाल की परिस्थिति ये रही कि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस चल रहा था, उस डेमोक्रेसी के एक्सपीरियंस से लोग परेशान थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो नया सिस्टम आया है वो बड़े एस्पिरेशन और आस से लेके आए थे उसको कि हमारी समस्याओं का हल होगा, पर उनकी समस्याओं का हल हुआ नहीं। बल्कि उस पूरे पीरियड के दौरान हर कंट्री अपने तरीके से उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के लीवरेज को यूज़ करके एक दूसरे को काउंटर करने के चक्कर में पार्टी के अंदर करप्शंस बढ़ा रही थी। चाइना पैसा फेंक कर अमेरिका को काउंटर करती थी, अमेरिका पैसा फेंक कर चाइना को काउंटर करती थी। इस पूरे पीरियड में अमेरिका और चाइना की राइवलरी नेपाल में अग्रेसिव लेवल पर देखने को मिली। हर पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ स्ट्रिंग्स खींचने के साथ साथ इन लोगों ने एक दूसरे के लीडर्स को, उनकी फैमिलीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दिया, जिससे कि इन्होंने अपनी तरफ बैलेंस ऑफ पावर को टिल्ट करने की कोशिश करी। एक जगह पर जहाँ पर अमेरिका चाहता था कि जितने भी एग्जिस्टिंग नेपाल के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बच्चे अमेरिका आकर सेटल हो जाएं, यूरोप में सेटल हो जाएं, वो उन्होंने किया। चाइना ने अनगिनत पैसा फेंक कर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स को हाईजैक कर करके ये गेम को वहाँ पर भी खेलना शुरू किया, जिससे कि उसने लोकल लेवल पर करप्शन को बढ़ावा दिया। तो नेपाल में 2015 से 2020 एक ऐसा कॉकटेल बना जिसमें अमेरिका की तरफ से एक नेपोटिज्म, नेपोकिड वाला जो पूरा आर्ग्यूमेंट वो नर्चर हुआ, क्योंकि जितने भी मंत्री, उनके रिश्तेदार, उनके बच्चे, उनको अमेरिका, वेस्ट यूरोप में सेटल किया गया, उनको वहाँ पर लेविश लाइफस्टाइल दी गई। और दूसरी ओर चाइना की तरफ से हर पार्टी के अंदर करप्शन को पैदा करके करप्ट प्रैक्टिसेस के तहत कॉन्ट्रैक्ट्स लिए गए, दिए गए। इस कॉन्टेक्स्ट में 2020-21 तक नेपाल की परिस्थिति ऐसी थी कि नेपाल के जितने भी लोग थे वो डेमोक्रेसी से उग चुके थे, परेशान हो चुके थे। उनको डेमोक्रेसी में अब कोई फेथ नहीं बचा था। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका को ये चीज़ समझ आई कि अगर नेपाल में ऐसी परिस्थिति होती है कि यहाँ पर लोग डेमोक्रेसी से अपसेट हो जाएं, तो ये चीज़ चाइना के फेवर में जाएगी, क्योंकि चाइना डेमोक्रेसी नेपाल में पसंद नहीं करता। उनको, अमेरिका को ये चीज़ से खुशी भी थी कि तीसरा जो फैक्टर नेपाल में है डेमोक्रेसी के सवाए और चाइना के सवाए, जो इंडिया फैक्टर है, इंडिया जो अपना वेट हमेशा से मोनार्की के साथ लेके बैठी थी, उनको ये पता था कि राजतंत्र और मोनार्की का कोई स्कोप ऑफ रिवाइवल तो अभी है नहीं। तो अमेरिका के कैलकुलेशन में इंडिया एक लो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी थी नेपाल में, क्योंकि वो मोनार्की का समर्थन, राजतंत्र का समर्थन करते थे। और चाइना एक हाई प्रायोरिटी थी, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नेपाल में स्लिप हुई
तो नेपाल एक डिक्टेटर रेजिम की ओर जाएगा और चाइना हमेशा एक डिक्टेटर रेजिम को प्रेफर करेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में अमेरिका को ये लगने लगा कि कहीं नेपाल अगला म्यांमार ना बन जाए, जहाँ पर एक डिक्टेटर रेजिम आ जाए जो कि प्रो चाइना बन जाए। 2020-21 में अमेरिका ने फोर्ड फाउंडेशन का प्रयोग किया, एक ट्रेडिशनल मॉडल जिसका प्रयोग वो भारत में भी पॉलिटिकल लेवल पर कर चुके हैं। फोर्ड फाउंडेशन के तहत उन्होंने एक ऐसे लीडर को ग्रूम किया, नर्चर किया, जिसने लोगों को एक नया एस्पिरेशन दिखाया, और वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि काठमांडू का मेयर बलेन शाह था। इसके तहत वहाँ पर एक ऐसी पोजीशनिंग की गई कि देखो ये एक यूथ है, ये एक ऑल्टरनेटिव है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी समस्याओं का हल निकाल सकता है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो आज आपके हर समाधान का हल दे सकता है, और सबसे बड़ी बात ये एक डेमोक्रेसी का फ्यूचर एस्पिरेशन है। इस प्रकार के समर्थन के थ्रू बलेन शाह को सबसे पहले समर्थन देकर सोशल मीडिया पर एक अग्रेसिव कैंपेन करवाकर उसके पूरे कैंपेन को सपोर्ट कर आज हर एक नेपाल का वासी ये बात जानता है कि किस तरीके से बलेन शाह के अग्रेसिव कैंपेन के बाद किस तरीके से बैकएंड पर उस समर्थन जो अमेरिका का मिला उसको उस कैंपेन के बाद आज वो काठमांडू का एक मेयर है। और इस मेयर के होने के बाद एक बड़ी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि जब वो मेयर बन गया उसने काम भी किया। आप आज काठमांडू जाते हैं, साफ़ सफाई है, शहर साफ़ सुथरा है, शहर बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, म्यूनिसिपल सर्विसेज बड़ी इफ़ेक्टिव हैं, और इनफैक्ट लोग बड़े खुश हैं इस बात से टू सम एक्सटेंट कि बलेन शाह ने वो करके दिखाया जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ कर नहीं दिखा पा रही थी। पर इस चीज़ के पीछे का गेम समझिए, यहाँ पर वो व्यक्ति ही एक डेमोक्रेसी का ऑल्टरनेटिव बन के लोगों के सामने उभरा, क्योंकि अमेरिका का एस्पिरेशन ये था कि अगर लोग परेशान हो जाते हैं, उक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो फोर्ड फाउंडेशन का प्रयोग करके एक ऐसा ऑल्टरनेटिव क्रिएट करो, एक ऑल्टरनेटिव राजनीतिक एक्सपेरिमेंट क्रिएट करो, जिससे कि लोगों को भरोसा मिले कि ये तो आम आदमी हमारा अपना व्यक्ति है जो आज हमारे ही बीच से निकलकर इन किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना जुड़कर हमारे देश के लिए काम कर रहा है। ये नैरेटिव लोगों के मन में गढ़ा गया, ये नैरेटिव लोगों के मन में डाला गया ताकि इससे वो डेमोक्रेसी से किसी भी तरीके से फ्रस्ट्रेट ना हो। और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम ये थी कि क्योंकि ये एक म्यूनिसिपल लेवल पर एक्सपेरिमेंट था, नेशनल लेवल पर लोगों की फ्रस्ट्रेशन बरकरार थी और जारी थी। इस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ कि आज हमने नेपाल में पिछले 2-3 सालों में ये देखा कि परसिस्टेंट लेवल पर नेपाल में काठमांडू के मेयर के बीच और जितने भी नेशनल गवर्नमेंट नेपाल में थी, वो चाहे प्रचंड की हो, केपी शर्मा ओली की हो, किसी की भी हो, उनके बीच टकराव की राजनीति हमेशा चलती रही। टकराव की राजनीति के चलते के तहत अमेरिका ने भी इस चीज़ का समर्थन किया कि ठीक है, टकराव होने दीजिए, क्योंकि जितना नेशनल लेवल पर जो रेजिम नेपाल में है, जितना वो नेशनल लेवल का रेजिम नेपाल में लोगों के सामने डिग्रेड होगा, उतना ही ज़्यादा एलिवेट बलेन शाह होगा, उतना ही एलिवेट ये काठमांडू का मेयर होगा, और लोगों का होप इस व्यक्ति से ज़्यादा जुड़ेगा। तो ग्रेजुअली सोचने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका का पूरा जो सपोर्ट सिस्टम नेपाल में एक्टिवेटेड था CIA का, वो बदल गया। अभी तक जो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ग्रुप्स और फैक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे, अब उन्होंने सारा वेट अपना लगा दिया इस व्यक्ति के पीछे जो कि एक इलेक्टेड व्यक्ति था। इस कॉन्टेक्स्ट में अब आप समझिए कि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जब लोगों के मन में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी नेपाल के रेजिम के सामने, तो यहाँ पर चाइना बड़ी टेंस्ड थी। चाइना टेंस्ड इसलिए थी क्योंकि चाइना को ये एग्जिस्टिंग रेजिम सूटेबल था। चाइना का ऑब्जेक्टिव था कि इस रेजिम की सिक्योरिटी बरकरार रहे, ये रेजिम ऐसा ही रहे, क्योंकि ये रेजिम अगर ऐसा ही रहेगा तो चाइना को लगने लगा कि इस एग्जिस्टिंग रेजिम के तहत कम से कम हम अपने काम करप्शन के थ्रू करवा तो पाएंगे, पर कल को मान लीजिए कोई नया व्यक्ति आ जाता है और कोई अमेरिकन बैक्ड व्यक्ति आ जाता है, तो वो ऑल टुगेदर एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, एक नया रेजिम होगा कल्टीवेट करने के लिए जो टफ होगा। तो नेपाल बढ़ चुका था यहाँ पर अमेरिका के बीच में, जो कि अपना पूरा वेट फोर्ड फाउंडेशन के बैकिंग के थ्रू इस प्रकार से एक स्पेसिफिक व्यक्ति के पीछे लगा चुका था, जिसको एक डेमोक्रेटिक होप का सिंबल बनाया हुआ था। और दूसरी जगह यहाँ पर चाइना एक ऐसा गेम खेल रही थी जिस गेम में सबसे इम्पोर्टेंटली वो चाह रही थी कि एग्जिस्टिंग रेजिम ही सिक्योर्ड रहे। लेकिन ब्यूटी क्या थी, बलेन शाह क्या एक नेशनल रोल प्ले कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लोगों के मन में ये दुविधा थी।
इस दुविधा में बैकएंड पे मोनार्की यानी कि राजतंत्र का एक रिवाइवल पिछले 1.5 साल से देखने को मिला, क्योंकि राजतंत्र नेपाल के जो किंग ज्ञानेंद्र शाह जी हैं, जब उन्होंने इस बात को देखा कि भाई यहाँ पर एग्जिस्टिंग रेजीम के साथ केपी शर्मा ओली, प्रचंड, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव ऑलरेडी है और यहाँ पर लोग एक ऑल्टरनेटिव को ढूंढ रहे हैं, उस ऑल्टरनेटिव के तहत उन्होंने अपने रिवाइवल का एक स्पेस निकाला और इस स्पेस को कहीं ना कहीं इंडिया ने बैक किया, क्योंकि किंग ज्ञानेंद्र शाह की मुलाकात पिछले लगभग 6-8 महीनों में मोहन भागवत के साथ हो, उनकी मुलाकात या फिर योगी आदित्यनाथ के साथ हो, उनके भारत के अन्य प्रकार के दौरे हों, उससे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्पेस राजतंत्र के रिवाइवल की, मोनार्की के रिवाइवल की वहाँ पर दिखने लगी। और मोनार्की और राजतंत्र ने हिंदू आइडेंटिटी का गेम खेला। उन्होंने ये बात को बताना शुरू करा लोगों को कि आप हिंदू लोग हैं, आपकी सबकी एक आइडेंटिटी है। इस डेमोक्रेसी के एक्सपेरिमेंट में आप अपनी आइडेंटिटी खो बैठे हैं, आपको एक आइडेंटिटी क्राइसिस है और उस आइडेंटिटी को अगर कोई आगे बढ़ा सकता है तो वो हिंदू बादशाही एक किंगडम जो कि पहले राजतंत्र मोनार्की के साथ था वो ही बढ़ा पाएगा। यहाँ पर इंडिया ने जब ये नया कार्ड खेलना शुरू करा तो जाहिर सी बात है कि चाइना एग्जिस्टिंग रेजिम के पीछे पूरा सपोर्ट लगा बैठी और उसको ये नहीं समझ आ रहा था कि ये एग्जिस्टिंग रेजिम अनपॉपुलर है। तो यहाँ पर नेपाल में पिछले चंद महीनों से एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट चल रहा था। एक जगह पर नेपाल के अंदर चाइना बैक्ड एग्जिस्टिंग रेजिम, दूसरी जगह इंडिया बैक्ड मोनार्की का रिवाइवल और किंग ज्ञानेंद्र शाह वहाँ पर अलग अलग प्रकार से लोगों से संपर्क साध रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अमेरिका पूरा फोकस लगा चुकी थी बलेन शाह एज एन ऑल्टरनेटिव पे। इस कॉन्टेक्स्ट में उनको अब एक टिपिंग पॉइंट चाहिए था और ये टिपिंग पॉइंट मिला ये सोशल मीडिया के बैन के साथ। जैसे ही ये सोशल मीडिया बैन की बात हुई, अमेरिका ने अग्रेसिव लेवल पर वही सेम टूल किट बांग्लादेश वाली दोबारा से एग्जीक्यूट कर दी। मास लेवल पर यूथ का मोबिलाइजेशन कर दो, स्टूडेंट्स को सड़कों पर ले आओ और स्टूडेंट्स को सड़कों पर लाकर स्टूडेंट मूवमेंट का नाम तो क्योंकि बांग्लादेश में प्रयोग कर चुके हैं, तो जेन जी प्रोटेस्ट। इस जेन जी का समर्थन किसने किया? बलेन शाह। बलेन शाह ने क्या बोला? हम यूथ के साथ हैं। वो किससे मिलता है? एक जगह पर जाके अमेरिका के एम्बेसडर से, और अमेरिका टैसिट लेवल पर किसको समर्थन देता है? बलेन शाह को। तो आज नेपाल में जब केपी शर्मा ओली एक प्रकार से नीचे जा चुका है, अब उसने अपना टेन्योर इस तरीके से ख़त्म कर दिया कि वो स्टेप डाउन कर चुका है, तो चाइना की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी पूरे के पूरे नेपाल में कहीं ना कहीं वो अभी शैटर्ड है। चाइना इस मोमेंट पर वो प्रेशर अपना नहीं पा रही। नेपाल के अंदर आज ये बात हो रही है कि भाई बलेन शाह इज़ द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। क्या बलेन शाह को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए या नहीं चाहिए? और आज लोग बट गए हैं। यूथ कहता है देनी चाहिए, यूथ कहता है कि इस व्यक्ति के साथ हमें जुड़ना है, ये भी हमारे जैसा है, एक आम आदमी है, यही हमारा होप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बलेन शाह देश को वो विजन दिखा पाएगा? क्योंकि जो नेपाल की समस्याएं हैं, क्या वो उन समस्याओं को समझता है कि नेपाल में आज सबसे बड़ी समस्या है माइग्रेशन? क्योंकि लोग नेपाल में 10वीं 12वीं पास करके, स्कूल ख़त्म करके तुरंत देश छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि नेपाल में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। नेपाल का एग्रीकल्चर पूरा का पूरा डिक्लाइन हो चुका है। नेपाल में बिज़नेस कम्युनिटी किसी तरीके से रिवाइव नहीं हो पा रही, कोई बिजनेसेस वहाँ पर फ्लरिश नहीं हो पा रहे। किसी भी तरीके से जो टैक्सेशन सिस्टम, फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी है, वो बिज़नेस को फैसिलिटेट और सपोर्ट करने के लिए नहीं बनी है। तो यहाँ पर नेपाल में व्यक्ति रहकर क्या करेगा? क्या आज ऐसी परिस्थिति तो पैदा नहीं हो जाएगी कि बलेन शाह जो है एक और मोहम्मद यूनुस की तरह बनकर वहाँ पर केयर टेकर लेवल पर, टेम्पररी लेवल पर आ जाए? अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो जाहिर सी बात है कि वो चाइना का यहाँ पर एक कम्प्लीटली गेम ओवर हो जाता है। पर यहाँ पर अब सवाल उठता है कि इस सिचुएशन में भारत क्या करेगा? भारत अपना वेट अभी तक लगा के रखा हुआ था पूरा का पूरा मोनार्की के ऊपर। मेरे हिसाब से, मेरा असेसमेंट मुझे ये कहता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, बस एक ऑब्जर्वर हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन मुझे ये कहता है कि भारत इस समय अपने सारे वेट को मोनार्की के पीछे ही लगाए। उसका रीज़न है मोनार्की का रिवाइवल, राजतंत्र का रिवाइवल नेपाल में बहुत आवश्यक है। 2 रीज़न है। सबसे पहला कि वो मोनार्की एक आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के तहत आगे आना चाहती है। नेपाल सनातन धर्म का एक सच्चा देश है। उन सनातन धर्म के फॉलोअर्स को ये बात बतानी है कि देश आज है, कल नहीं है। आपकी सनातन की आइडेंटिटी अगले 5000 साल रहेगी। अगर भारत आज एक सिविलाइजेशनल प्लेयर बन के रहा है तो वो इस इटर्नल सनातन धर्म के तहत ही रहा है।
दूसरी सबसे बड़ी बात, भारत को राजतंत्र यानी कि नेपाल में मोनार्की के साथ इसलिए भी खड़े होना है क्योंकि मोनार्की को भारत को ये समझाना है, और आई एम श्योर कि मोनार्की भी ये बात यानी कि वहाँ के किंग ज्ञानेंद्र शाह भी ये बात समझते हैं कि इस मोमेंट पे उनको नेपाल में यूथ के साथ कनेक्ट करके इस यूथ का एक विजन डेवलप करना है। अगर किंग ज्ञानेंद्र शाह यूथ के साथ जुड़कर, यूथ के कुछ नेताओं को जोड़कर यूथ के लिए, देश के लिए एक विजन दे सकते हैं, तो इस विजन के तहत एक चीज़ तो तय हो जाएगी कि लोगों का जो नॉस्टैल्जिया है, लोगों की जो पुरानी यादें राजतंत्र के साथ हैं, हिंदू सनातन आइडेंटिटी के साथ हैं और एक स्टेबल देश के साथ हैं, वो वापस से रिवाइव होंगी। ऐसा कहना गलत होगा कि मोनार्की के टाइम पर या राजतंत्र के टाइम पर कोई इशू नहीं था। इश्यूज थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को होती थी राजतंत्र के समय नेपाल में। पर आपके सामने आज नेपाल के ऑप्शन क्या है? क्या आप अमेरिका की कठपुतली बनकर एक उसका पपेट स्टेट बनने के लिए तैयार हैं, या आप अपनी आइडेंटिटी के तहत एक ऐसा रेजिम लाना चाहते हैं जो आपके लिए यहाँ पर बैठा है और जिसने आपके लिए पूरे के पूरे पावर को न्योछार दिया था, छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए कि नेपाल के लोग अगर कुछ नहीं कह रहे तो हम साइड डाउन कर जाएंगे, साइड स्टेप कर जाएंगे। इस समय नेपाल के पास और हमारे नेपाल के जो भाई बहन हैं जिनके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, हम सिर्फ ये आप लोगों से आस लगा सकते हैं, उन लोगों के साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हो सकते हैं कि आपको चॉइस अपना लेना है। बहुत हो गया नेपाल, बहुत हो गया नेपाली भाई बहनों कि आपका दुरुपयोग चाइना और अमेरिका जैसे देश कर रहे हैं। आज ये निर्णय आपको लेना है। आज जितने नेपाल में बड़े हैं घरों के अंदर, जिनके बच्चे अभी सड़कों पे उतरे थे, उन माँ बाप के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को समझाएं इस मोमेंट पर कि उनका फ्यूचर क्या है। क्या उनका फ्यूचर एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो एक नेपाली डिसेंट का व्यक्ति है, यानी कि वहाँ पर राजतंत्र जो कि नेपाल का एक ओरिजिनल इनोवेशन है, या एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका का पपेट है, अमेरिका का दलाल है, जो अमेरिका के एजेंडा को चलाने के लिए वहाँ पर आया है सिर्फ इस रीज़न से कि वो अमेरिका नेपाल की टेरिटरी का प्रयोग करके चाइना को काउंटर करना चाहती है लॉन्ग रन में। तो यहाँ पर इस समय नेपाल को ये कठिन चॉइस लेना होगा, यूथ को एक कठिन चॉइस लेना होगा। और आज आपके सामने बांग्लादेश एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जब वो लोग मोहम्मद यूनुस को लास्ट ईयर लेकर आए थे तो बहुत जोश और बहुत शोर शराबे से लाए थे, ये कहकर कि मोहम्मद यूनुस एक ऐसा लीडर है जो देश का तख्ता पलट देगा। उसने तख्ता पलट दिया, बांग्लादेश को 30 साल पीछे कर दिया। बांग्लादेश की परिस्थिति ये है कि जो बांग्लादेश एक टेक्सटाइल लेवल पर सुपर पावर बन रहा था, एशिया का डायनामो बन रहा था, आज वो कहीं नहीं है। वो मार्केट वियतनाम के हाथ जा चुकी है, वो मार्केट वापस से भारत के हाथ थोड़ी बहुत आ रही है। आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल की सारी मशीनरी भारत के कुछ बड़े उद्योगपति उठाकर ले आए और वो मशीनरी के तहत भारत में उन्होंने उस उद्योग को बढ़ावा दे दिया, तो आप सोचिए कि बांग्लादेश अपने पैरों पे कभी ज़िंदगी में उसके बाद खड़ा ही नहीं हो पाएगा। आज क्या नेपाल ऐसी परिस्थिति अफोर्ड कर सकता है? क्या नेपाल इस समय एक विज़न खोज रहा है, एक आइडेंटिटी खोज रहा है? मेरे हिसाब से नेपाल एक आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ गो थ्रू कर रहा है, और इस आइडेंटिटी क्राइसिस में नेपाल के पास सिर्फ जो एडवांटेज है जो बांग्लादेश के पास नहीं था, वो ये है कि आपके पास एक अपना व्यक्ति है, अपना खून है। वो व्यक्ति जो आप ही के यहाँ से निकला है वो है आपका खुद के किंग मोनार्क, आपके किंग ज्ञानेंद्र शाह। उनसे संपर्क साधिए, उनसे बैठकर बात कीजिए, उनको बोलिए कि यूथ जाकर उनको बताइए कि हमें ये चाहिए। उनकी छत्र छाया और उनके साथ मिलकर देश के लिए एक विजन डेवलप कीजिए, एक आइडेंटिटी डेवलप कीजिए। अमेरिका की कठपुतली आप बन तो जाएंगे, पर अमेरिका का रवैया और व्यवहार और उसका इतिहास पूरे विश्व के सामने एक्सपोज्ड है। अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका किसी को भी अपना नहीं मानता। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आज आपको यूज़ कर रहा है। वो डेमोक्रेसी के नाम पर, ऑल्टरनेटिव के नाम पर, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के नाम पर आपका प्रयोग करेगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रयोग के चक्कर में आपकी आइडेंटिटी क्रश हो जाए, आपका पूरा रहन सहन, आपका पूरा नेशनल विजन, आपके बच्चों का पूरा भविष्य ख़त्म हो जाए। चॉइस आपकी है, पर नेपाल में ये कहना गलत होगा कि कोई गेम नहीं चल रहा। नेपाल इस समय वही गेम गो थ्रू कर रहा है
जो ब्रिटिश और रशिया के दौरान जब ब्रिटिश भारत में अपनी हुकूमत चलाते थे तो अफ़गानिस्तान में वो ग्रेड गेम होती थी। इस ग्रेड गेम में इस मोमेंट पर अमेरिका एक एज के सिचुएशन में है। सारा सवाल और सारा इशू अब सिर्फ नेपाली लोगों के ऊपर है। हम भारतीय लोग आप सभी नेपालियों के साथ खड़े हैं क्योंकि हम आपका दुरुपयोग नहीं करते। हम आपके ट्रू वेलविशर्स हैं। हम आपके अपने स्वार्थ के लिए आपका प्रयोग नहीं करते। हम आज की डेट में अगर किसी भी तरीके से समर्थन आप हमारा चाहते हैं, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। पर हम सिर्फ आपको सतर्क कर सकते हैं कि अमेरिका के इस नापाक एजेंडा में, इस डेमोक्रेसी के ट्रू मीनिंग के चक्कर में और डेमोक्रेसी की इस पूरी वेव में इनगल्फ होकर अपनी आइडेंटिटी मत खो बैठिएगा। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको नेपाल के पूरे सिचुएशन की एक डीप क्लैरिटी मिल गई होगी कि CIA ने किस प्रकार से यहाँ पर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के तहत फिर वही किया जो CIA हमेशा करती आई है। पर मैंने जैसा आपको वीडियो की शुरुआत में भी बोला था, सवाल ये उठता है कि क्या नेपाल एक झांकी है, पिक्चर भारत में बाकी है। उसका एक डिटेल्ड वीडियो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। वो वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा जिससे आपको समझ आएगा कि भारत में एक रेजीम चेंज से पहले एक रेजीम डिग्रेडेशन और रेजीम डिग्रेडेशन से लेकर कैसे कास्ट सेंसस प्लस डिलिमिटेशन के कॉम्बिनेशन के तहत एक फाइनल रेजीम चेंज की प्रोबेबिलिटी भारत में किस प्रकार से मैन्युफैक्चर की जा रही है। इसमें नॉर्थ साउथ डिबेट, इसमें कास्ट सेंसस का डिबेट, इसमें SIR का डिबेट और इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली डिलिमिटेशन का डिबेट। कैसे ये बनेंगे फ्रिक्शन पॉइंट्स और भारत में भी आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति पैदा होगी या नहीं होगी, वो उस वीडियो की डिस्कशन का पार्ट है। पर आई बिलीव नेपाल की परिस्थिति इस लंबे वीडियो के बाद अब आपको क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।